नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नैन्सी पेलोसी यूएस के एयरफोर्स प्लेन से पहुंची हैं यहां पे ताइवान। वैसे तो इनका दौरा बहुत सारी कंट्रीज का था, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया और आसपास की कुछ कंट्रीज थी। शुरुआत में धमकी दी गई यहां पे चाइना के द्वारा कि अगर नैन्सी पेलोसी आई तो ओवरऑल इनके जहाज को उड़ा देंगे। इसके बारे में आपने काफी सारी न्यूज सुनी होगी। तो बीच में कुछ ऐसा निकल के आया कि शायद नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं जाएंगे। हालांकि ओवरऑल अनऑफिशियल सोर्सेज बहुत हद तक ये बता रहे थे कि हाँ भाई, नैन्सी पेलोसी ताइवान जा सकती हैं। और एक्चुअली में फाइनली ये ताइवान के अंदर लैंड भी कर गई। इसकी लाइव रॉ फुटेज आपको यहां पे देखने को मिल रही है। यूएस एयरफोर्स का जहाज यहां पे पहुंचा है। इस जहाज से आपको नैन्सी पेलोसी नीचे उतरती हुई नजर आ रही हैं। ये दिख रही हैं आपको, नैन्सी पेलोसी नीचे उतर रही हैं। और इनको मीट करने के लिए जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जोसेफ वू, जो कि यहां पे हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, और इनके बगल में खड़े हैं सांद्रा ओथकिर्क, जो कि यूएस की टॉप रिप्रेजेंटेटिव है ताइवान के अंदर। तो बड़ा ही फैन फेयर के साथ यहां पे नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया गया है ताइवान के अंदर। और एज यूजुअल यहां पे चाइना बहुत हद तक आग बबूला है। पेलोसी यहां पे क्या बोल रही हैं कि द कांग्रेसनल डेलीगेशन विजिट टू ताइवान ऑनर्स अमेरिकाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सपोर्ट ताइवान वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मतलब हम ताइवान की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका ताइवान के 23 मिलियन, लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों के साथ ओवरऑल यहां पे सपोर्ट में खड़ा है, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में। यहां पे ताइवान की प्रेसिडेंट तसाई इंग के साथ भी मिलेंगी नैन्सी पेलोसी। तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट यूएस हाउस स्पीकर हैं जो ताइवान गई हैं 1997 से लेके अब तक। तो चाइना यहां पे आग बबूला है। चाइना ओपनली बोल रहा है कि चाइना यूएस रिलेशंस यहां पे खराब होते हैं, यूएस चाइना की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है। नैन्सी पेलोसी ने ओपन बोला है कि यूएस अपनी वन चाइना पॉलिसी को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल हम डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल चाइना को उसी के स्टेज से मजा दिला रहा है यूएस। क्योंकि समझिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना क्या कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने कुछ इलाका जबरदस्ती हड़प लिया। वो इलाका जो कि पहले नो मैन जोन था, इंडिया की ना तैयार होने का फायदा उठा के चाइना ने क्या किया कि कुछ इलाके में घुस गया, उसके ऊपर अपना कब्जा दबा के बैठ गया। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास से कोई इलाका गया है। एक नो मैन जोन था लद्दाख के अंदर। उस नो मैन जोन के बहुत से इलाके में चाइना घुस के अपना खूंटा गाड़ के बैठ गया। अब वो नो मैन जोन से नहीं हट रहा। इंडिया और चाइना के बीच में करार था कि भाई ये नो मैन जोन है, इसमें दोनों लोग पेट्रोलिंग करेंगे। तो चुपके से चाइना घुसा, उस इलाके के ऊपर कब्जा किया, इंडियन पेट्रोलिंग को बंद कर दिया। इसमें देपसांग प्लेन्स और बहुत से इलाके आते हैं, हमने देखा। चाइना ने इंडिया की पीठ में छुरा भौंका और जबरदस्ती इंडियन जमीन पर कब्जा किया। अब यूएस यहां पे क्या कर रहा है। यूएस को पीठ में छुरा नहीं भूक रहा है चाइना के, बट ओवरऑल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में लोअर होड हेड एंड बाइड योर टाइम वाली जो राय दी थी चाइनीज लीडर्स ने पास्ट में, उस राय को यहां पे इग्नोर कर दिया जी जिनपिंग ने। जी जिनपिंग ओवरऑल चाइना की ताकत को बहुत जल्दी असर्ट करने लगे और उसके चलते यूएस की तरफ से पुशबैक आया। ताइवान एक ऐसी जगह है जिसको चाइना अपना बोलता है, और ओवरऑल पास्ट में चाइना ने यूएस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। और चूंकि चाइना की जरूरत थी यूएस को, इसीलिए यूएस ने बहुत लंबे समय तक चाइना के वन चाइना स्टैंड को माना और ताइवान के साथ रिश्ते उस एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाए। लेकिन अब चूंकि चाइना एक हद से ज्यादा ताकतवर हो रहा था, तो यूएस ने अपने पास्ट हिस्टोरिकल स्टांस को छोड़कर कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जो कि ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यह चीज पसंद नहीं आ रही यहां पे चाइना। चाइना चाहता है कि जो पहले आपकी ऑफिशियल लाइन थी वही करिए। यूएस बोल रहा है कि तुम भी तो पहले औकात में रहते थे, अब औकात में नहीं रह रहे हो। अब इस बात को लेके एक सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या सच में इस बात को लेके वॉर हो सकता है। देखिए, इस बात को लेके वॉर नहीं होने वाला है। बहुत ही मुश्किल है कि चाइना यहां पे रिटेलिएट करेगा, क्योंकि चाइना यहां पे रिटेलिएट करेगा तो बहुत कुछ खो देगा। यूएस के साथ तो सीधे लड़ाई करना बेवकूफी है। और यूएस के तो 4 वॉरशिप फिलीपीन सी में डिप्लॉयड है यहां पे। अगर कल की डेट में चाइना की तरफ से कोई भी स्ट्रोक हुई, यूएस तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। तो चाइना यहां कर क्या रहा है, जो मीडियन लाइन है ओवरऑल ताइवान स्ट्रेट में, उसके पास अपने जहाज उड़ा रहा है। ये नीले रंग की मीडियन लाइन आपको दिख रही है। तो इस मीडियन लाइन को अक्सर कर जो चाइनीज जहाज है वो क्रॉस कर जाते हैं। एयर प्लेन्स की बात कर रहा हूं मैं, फाइटर जेट्स की। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर ताइवानी स्ट्रेट में कभी कभी चाइना की जो नेवी है वो इस पर्टिकुलर मीडियन लाइन को क्रॉस कर जाती है, और ताइवान की तरफ जो नेवी बैठी है और एयरफोर्स बैठी है वो वार्निंग शॉट्स देती है। थोड़ा बहुत अंदर उठते हैं ये चाइना के जहाज और फिर वापस लौट जाते हैं। एक्चुअली सबको ये लग रहा है कि शायद एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ओवरऑल चाइना इस मीडियन लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस करेगा और ताइवान पे फुल फ्लेज्ड अटैक लॉन्च कर देगा, जस्ट वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं,
एक ऐसी कंट्री है रशिया जो कि ओपनली यहां पे चाइना के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है और ये बोल रही है कि यूएस की जो नैन्सी पेलोसी जा रही है ताइवान के अंदर, ये गलत है। अब ऑब्वियस सी बात है, रशिया तो चाइना का यहां पे सपोर्ट लेगा ही, क्योंकि इस समय पे रशिया के ऊपर भारी सैंक्शंस लगे हुए हैं और उन सैंक्शंस को लीड कर रहा है यूएस। तो यूएस के अगेंस्ट अगर कहीं पे भी बात होगी तो रशिया उस बात को सपोर्ट करेगा। लेकिन रशिया को एक बार के लिए सेट असाइड कर दे, चाइना प्रैक्टिकली यहां पे क्या क्या कर सकता है। यूएस के साथ तो देखो चाइना पंगा लेने से रहा, बस वो बोलेगा। क्या सच में कल की डेट में ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है चाइना? देखिए, ये अपने आप में बहुत मुश्किल डिसीजन है। आसान नहीं है ताइवान के ऊपर अटैक करना, इतना आसान नहीं है। देखिए, रशिया का यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना मुश्किल हो गया। यूक्रेन एक बहुत बड़ी कंट्री है और यूक्रेन के वेस्टर्न फ्रंट पे यूरोप के साथ बॉर्डर लगता है, तो काफी सारे सप्लाईज भी आ गए। ताइवान के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यूक्रेन और ताइवान में कुछ बेसिक फर्क है। अगर आप इकोनॉमी की बात करो, जीडीपी की बात करो, तो वॉर से पहले 2021 के फिगर बता रहा हूं, 2021 में जो नॉमिनल जीडीपी थी आपकी यूक्रेन की, वो थी लगभग $200 बिलियन। और जो पर क्या परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो जीडीपी थी वो थी लगभग $588 बिलियन। अब अगर आप यूक्रेन की जीडीपी को ताइवान की जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे तो ताइवान की जीडीपी 2022 में है $850 बिलियन नॉमिनल बेसिस पे, और परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे है $1.5 ट्रिलियन। आपको पता है, चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं ताइवान में, ताइवान के लोगों ने चाइना में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो कल की डेट में अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है, ताइवानी स्ट्रेट को क्रॉस करके, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा चाइना को। और चाइना के अगर ताइवान के ऊपर फुल फ्लेज अटैक हुआ चाइना का, तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, वैसे ही सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगेंगे। और ये सैंक्शंस सारी वेस्टर्न कंट्रीज लगाएंगी, यूएस प्लस यूरोपियन यूनियन। और इस बात का फायदा उठाएंगी फिलीपींस, वियतनाम और इंडिया जैसी कंट्रीज। इंडिया, फिलीपींस और वियतनाम इन सैंक्शंस का फायदा उठा के पूरे चाइना की सप्लाई चेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। सोचिए, चाइनीज लीडर के लिए इस समय पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने ताइवान पे अटैक किया तो मिलिट्रीली तो जो नुकसान होगा वो होगा ही होगा, इंटरनेशनल सैंक्शंस उनके ऊपर लगेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक स्फीयर में जो ताकत है चाइना के पास, ओवरऑल वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शंस लग गए तो ओवरऑल चाइना के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और ओवरऑल चाइना को रिप्लेस करने के लिए बहुत सी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं, कैपेबिलिटी की बात अभी के लिए नहीं करते। दूसरी बात, हमें चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी। चाइना इस समय पे एक आदमी के राज के अंदर काम कर रहा है, जी जिनपिंग। जी जिनपिंग जो बोल देता है वही हो जाता है। अब जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने इनग्रेशन किया था, इनक्रोचमेंट किया था, तो उस समय पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ एलीट मेंबर्स ने यह बोला था कि यह सब करना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब इंडिया से पंगेबाजी लेना चाहते हैं, नहीं। लेकिन जी जिनपिंग डर के मारे कोई बोला नहीं। जी जिनपिंग का इतना खौफ है कि जैकमा जैसा आदमी दिन दहाड़े गायब हो जाता है, किडनैप हो जाता है। अब सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी और गौतम अदानी दिन दहाड़े गायब हो जाएं? ऐसा हुआ है चाइना के अंदर। जैक मा को दिन दहाड़े कब्जा लिया गया, तो उसकी कंपनी का बहुत हद तक नुकसान किया गया। फाइनली जब उसने हाथ जोड़ लिए होंगे जी जिनपिंग के सामने, तब उसको छोड़ा गया होगा। तो चाइना एक बिल्कुल ही टोटलिटेरियन राज है, एक डिक्टेटरशिप राज है, जहां पे जी जिनपिंग के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता कोई। लेकिन ताइवान वार एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अगर ये ताइवान वार उल्टा पड़ गया और चाइना की इकोनॉमिक हालत बिगड़ गई, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से भी रेजिस्टेंस आएगा जी जिनपिंग के लिए, और देश के लोगों की तरफ से भी आएगा। तो ताइवान के ऊपर अटैक करना जी जिनपिंग के लिए भारी पड़ सकता है, ये जी जिनपिंग जानते हैं। देखो, यूएस के हवाई जहाज को मार के गिरा दे नैन्सी पेलोसी के जहाज को, ये तो देखो वैसे भी कभी चाइना करने वाला नहीं, इनकी दम ही नहीं है कि ये कर दे, बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में चाइना जो इतना पावरफुल है ना, वो डेन जाओपिंग की वजह से। डेन जाओपिंग ने एक समय पे नारा दिया था कि अपना सर नीचे झुका के रखो और अपने आप को डेवलप करो। वही डेवलपमेंट का आज इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि चाइना इतना आगे बढ़ चुका है। लेकिन ओवरऑल अभी इतना भी आगे नहीं बढ़ा था कि इतनी प्रॉब्लम मचा देता। ये काम ओवरऑल चाइना को अभी से 30 से 40 साल बाद करना चाहिए था, अगर करना भी था तो। लेकिन अभी से ही ओवरऑल जी जिनपिंग अपने कार्यकाल में चाइना की पावर को असर्ट करने लगे। और अगर इस असर्टेशन में ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं, जिस चीज के चांसेस कम है, और मैं बता दूं, जी जिनपिंग को इसके आफ्टर इफेक्ट्स पता होंगे। जी जिनपिंग को मालूम है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो इंटरनेशनल बैकलैश आएगा। जितना ये ताइवान कब्जा के जी जिनपिंग को फायदा नहीं होगा, उतना नुकसान हो सकता है। इनकी खुद की कंट्री में इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हो सकता है।
और मैं बता दूं, ताइवान भी यहां पे जंग के लिए तैयार है। जिस प्रकार से यूक्रेन 2014 से तैयारी कर रहा था रशिया से लड़ने की, जब क्रीमियन पेनिनसुला कब्जाया था 2014 में, उसी प्रकार से ताइवान भी तैयार है कि कभी ना कभी अटैक हो सकता है। और बैक एंड से ऑब्वियस सी बात है, यूएस वेस्टर्न कंट्रीज, और बहुत हो सकता है कि जब जंग छिड़ती है तो इंडिया भी हेल्प दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कल की डेट में वियतनाम के ऊपर अटैक हो गया तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज इनकी तरफ से लड़ने आएंगी, लड़ने नहीं आएंगी, लेकिन बैक हैंड से इतने हथियार दे देंगे कि चाइना परेशान हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर एग्रेशन के चलते चाइना के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगेंगे। इनकी इकोनॉमी को इरिवर्सिबल अमाउंट ऑफ डैमेज हो सकता है। और आज की डेट में चाइना इतना ग्रेट अपनी इकोनॉमिक ताकत की वजह से। प्लस ताइवान की जो इकोनॉमी है और चाइना की इकोनॉमी है, बहुत हद तक इंटरट्विन्ड है। यह अलग बात है कि $15 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी है चाइना की, और ताइवान की सिर्फ $1 ट्रिलियन है। लेकिन आप समझिए, ये $1 ट्रिलियन पूरा तबाह हो जाए, इससे जो डिपेंडेंट बिजनेसेस और एम्प्लॉयर्स है चाइना के अंदर वो तबाह हो जाए, और इसके चलते दुनिया भर के सैंक्शंस लग जाए चाइना के ऊपर, क्या ये इकोनॉमिकली यूजफुल हो सकता है एक डिक्टेटर राजा के लिए, जी जिनपिंग जैसे इंडिविजुअल के लिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। और जी जिनपिंग इस बात को जानता है। तो ओवरऑल समय समय पे चाइना यहां पे प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो हवाई जहाज मीडियन लाइन क्रॉस करा दिए, धमकी दे दी ताइवान के लोगों को। इंडिया के साथ भी चाइना ने यही किया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने इंग्रेशन किया। अगर इंडिया की तरफ से अग्रेशन होता तो चाइना एक फुल फ्लेज वॉर छेड़ देता और अपने लोगों को बोलता कि देखो देखो, हमने यहां पे जंग करी है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। चाइना की खुद की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया के खिलाफ इंग्रेशन करे। ताइवान के खिलाफ देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि चाइना अटैक कर सकता है, हो सकता है कर दे। जी जिनपिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सटका हुआ इंसान है। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं, उतने ही भयंकर हो सकते हैं। ताइवान के लिए तो भयंकर होंगे ही, ताइवान तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन चाइना भी डूब सकता है इसके इस प्रोसेस। तो भाई, जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है, ये यूएस और चाइना के अंदर वॉर करा देगी। देखिए, इस प्रकार की न्यूज बेवकूफ बनाने वाली न्यूज है। इस प्रकार की न्यूजों में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यूएस और चाइना का डायरेक्ट वॉर यहां पे होने वाला नहीं है। अगर चाइना फुल फ्लेज्ड वॉर करता है, स्मॉल स्केल वॉर करता है, किसी भी प्रकार का वॉर करता है, तो वो करेगा ताइवान के अगेंस्ट। केवल एक ताइवान ही ऐसी कंट्री जिसको चाइना पता है कब्जा कर लेगा। लेकिन कब्जा करने की जो कॉस्ट है, उसको एसेस कर पाना अभी के लिए चाइना के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर ताइवान के ऊपर कब्जा कर भी लेता है चाइना, तो दुनिया इस बात के लिए चाइना को माफ नहीं करेगी, वेस्टर्न कंट्रीज माफ नहीं करेगी। और वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट पे ही चाइना फल फूल रहा है। ये मार्केट गया, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस आए, तो चाइना किस हद तक ग्रो कर पाएगा, कितनी उसकी इकोनॉमी बड़ी रहेगी, ये सब के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। और सबसे बड़ा सवाल लगता है इस बात पे कि भाई, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर क्या चेंज आएगा जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर मेंबर्स जी जिनपिंग के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, उनके देश के लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ताइवान के साथ एक अननेसेसरी वॉर किसी को भी नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस था, जो कि आई होप आपको पसंद आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। अगर आपको कोई व्यू पॉइंट देना है इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली नीचे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस न्यूज के बारे में एक चीज मुझे आपको बोलनी थी। प्लस बीच में ये भी न्यूज निकल के आई कि वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन है। जब ये उड़ा और ओवरऑल ताइवान की तरफ जा रहा था, उस समय पे दुनिया इसको ट्रैक कर रही थी, चाइना इन्फ्यूरेट हो रहा था, इधर उधर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। तो ये एक न्यूज थी, तो मैंने आपके लिए कवर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा